नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं द क्रिएटिव सेजिटेरियस। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास है। मिडिल क्लास ऑन द एज। क्या भारत की ग्रोथ इंजन इस वर्ग की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? भारत की मिडिल क्लास, देश का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल वर्ग, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे न केवल आर्थिक असमानता की चुनौतियां झेलनी पड़ती है, बल्कि भविष्य को लेकर भी एक अनजाना डर सताने लगा है। क्या भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ उनके जीवन में भी वैसा बदलाव ला रही है जैसा सरकार या आंकड़ों में दिखता है, या फिर ये विकास सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही सम्मानित और अनुभवी इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर राजेश शुक्ला, जो इंडियन मिडिल क्लास पर कई वर्षों से गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू हरी। क्या आपको पता है कि भारत की मिडिल क्लास की सेविंग्स पिछले कुछ सालों में लगातार गिर रही है? और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हर उस आदमी की कहानी है जो ईएमआई, बच्चों की फीस और महंगाई के बीच अपने सपनों को जूझता हुआ देख रहा है। तो चलिए इस वर्ग की अनकही कहानी को समझते हैं डॉक्टर राजेश शुक्ला के साथ। तो डॉक्टर शुक्ला, हमारा सबसे पहला प्रश्न तो आपके लिए ये है कि ये मिडिल क्लास कौन है, कैसे डिफाइन करते हैं? क्या हम लोग जो ये समझते हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वही मिडिल क्लास है, या इनका दायरा कुछ और है? जरा हमको इनके बारे में समझाइए। थैंक यू हरी। एंड सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, ये बहुत ही एक फंडामेंटल बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जी। और आज आपको ये बताएं कि पूरे दुनिया में अगर हम देखते हैं तो मिडिल क्लास की एक कोई डिफिनीशन अगर हम कहें, जिसको हम डिफाइन करते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक यूनिक डिफिनीशन नहीं है। हर एक आदमी अपने अपने ढंग से, अपने तरीके से उसे डिफाइन करता है। लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज है कि मिडिल क्लास पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मिडिल क्लास इसलिए कि आज से नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। कि अगर हम आज से 306 बीसी में जाएं, अरिस्टोटल जो इतने बड़े आपके इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि मिडिल क्लास इतना इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है हर एक सोसाइटी का, जी। कि अगर जहां इनकी संख्या ज्यादा होगी, उस देश, उस प्रदेश, उस जगह में सबसे ज्यादा सुखी जीवन होगा, सबसे ज्यादा शांति होगी, सबसे ज्यादा एक किस्म से आपस में भाईचारा होगा, और बहुत कम कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। और वो इसको कहने का उनका एक बड़ा बेसिक आधार था। जो एक मिडिल क्लास को हम डिफाइन करते हैं, मिडिल क्लास जो हमारा डिफिनीशन, वो उसको कहते हैं जो गरीबी रेखा से पार करके और इतना कमा लेते हैं कि जिससे उनको कम से कम 2 चांसेस रहे कि वो कभी फिर गरीबी रेखा में आने के उनके बड़े कम चांसेस हैं, पहला। और उनके पास इतनी अपनी बेसिक नेसेसिटी जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का इतना साधन हो जाता है कि वो बड़े आराम से अपने मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। और दूसरा, देश के विकास में डिफरेंट ढंग से, जैसे उनका एक होता है कि आपका काम करके, बिजनेस करके, आपका टैक्स दे करके भारत या किसी देश के ग्रोथ में इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके नाते अगर हम आपका अगर ये बताएं तो जो हमारी डिफिनीशन है, जो वो एक कम से कम जो पूरे दुनिया में एक किस्म से लोग मानते हैं, बड़े बड़े जो नोबल लॉरिएट लोग हैं जो डिफाइन किए हैं, वो परचेजिंग पावर पे करते हैं, जिसमें कितना परचेजिंग पावर है उसको लेके करते हैं। और उसको इसलिए करते हैं परचेजिंग पावर से कि परचेजिंग पावर जहां ज्यादा होता है जिसका, और परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर डिफाइन करते हैं तो उसकी और चीजें आपस में लिंक होती। जैसे
मिडिल क्लास अगर परचेजिंग पावर अच्छी है तो उसका एजुकेशन अच्छा होगा, उसका एम्प्लॉयमेंट में रेगुलरिटी होगी, माने उसका इनकम जाने सोर्स जाने कम होता है। तीसरा, उनके पास जरूरत की सारी चीजें होती है। तो इसलिए एक ये रहेगा कि हम जो डिफाइन करते हैं, अगर जो हमारा डिफिनीशन है कि मिडिल क्लास, हम उसे कहते हैं कि जिसकी आज के दिन में अगर घर की इनकम जिसका सारे परिवार मिल करके जितना कमाते हैं साल भर में, अगर हम 2025 की बात करें तो उनका इनकम एक साल का 6 लाख रुपए से लेकर के 36 लाख रुपए के बीच में हो। माने जिनकी घर की सारी इनकम 6 लाख से 36 लाख हो। इसका अर्थ क्या होगा, अगर हम 4-4.5 लोग का एक घर में 5 लोगों को भी मान लें तो लगभग 60,000 रुपया महीना से लेकर के 3 लाख रुपया जो कमा रहे हैं हर महीने जो परिवार, वो आपका मिडिल क्लास है। और ये मिडिल क्लास आपके वो हैं जो गरीबी रेखा से निकल करके, जो एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास है उससे भी निकल करके जाके मिडिल क्लास में। हमारा मिडिल क्लास जो है वो बीच बीच में, जो एक लोग और कहते हैं बीच में वाले मिडिल क्लास है, जो मध्यवर्गीय है, नहीं, मध्यवर्गीय मध्य में जो है वो मिडिल इंडिया है, मिडिल इंडिया। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो उसके ऊपर है। तो इनका आज का अगर हमें कहें कि आज में इनका साइज इंडिया में लगभग 35% लोग हैं। 35% का अर्थ हो गया कि अगर हमारा 140 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें लगभग जान लीजिए 60 करोड़ के आसपास से मिडिल क्लास है जिनकी इनकम इस रेंज में आती है। और इसका एक ये रहता है कि इनके आप जब भी आप देखेंगे, इसका एक दूसरा जो पहलू है, अब इनका जो इंपॉर्टेंस क्यों है, ये बहुत जरूरी है। क्यों इतने इंपॉर्टेंट है कि मिडिल क्लास वाले में आप देखेंगे इनमें सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, इसमें आपके जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या एक किस्म से आपको ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल हैं, बड़ी बड़ी दुकान वाले हैं, इसमें धनी किसान हैं, खेती करने वाले। तो आपका रहेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जगह पड़ा हुआ जो कि अपने में समर्थ हैं, और इसके आधे लोग माने 40-45% गांव में रहते हैं। भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा, जहां गांधी जी कहते थे हमारी आधी जैसे रहेगा 70% आबादी गांव में है, तो ये मिडिल क्लास का भी 40-50% लोग गांव में रहते हैं। और वहां पर रह करके, तो हम जो दूसरा पॉइंट आपसे हरी इसमें बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मिडिल क्लास इनकम के लेवल पे सब बराबर है, लेकिन ये जहां रहते हैं उनका रहने के ढंग, खाने के ढंग, जीवन व्यापन करने के ढंग सब डिफरेंट है। जैसे जब आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, वो सैलरी क्लास के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन जो अभी चले जाओगे गांव में, वो बड़े बड़े खेतिहर हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, हो सकता है बड़े जैसे खेत उनके पास बहुत सारे हैं। तो अब गांव वाला जो मिडिल क्लास है उसका कंपेयर अगर हम मुंबई वाले से करेंगे तो यहाँ पे गलती होगी, इसलिए कि उनकी इनकम तो है 6 से 36 लाख, लेकिन वो एकदम डिफरेंट है। तो आज हम अपने लोगों को ये बताते हैं कि मिडिल क्लास डिफाइन करने के भले पैमाना हमारा इनकम है, लेकिन इंडिया के अंदर मिडिल क्लास की वैरायटी बहुत सारी है, और उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं, जब भी आप कोई चीज उनकी एक किस्म से ये कहें कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम बने या कहीं कुछ बने, इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि ये मिडिल क्लास जहां है उस तरह का अपना डिमांड रखता है। तो मिडिल क्लास के बारे में आप ये बताइए कि ये जो बढ़ती महंगाई है और उनके जो स्थिर वेतन है और इसके साथ ही उनके बढ़ते खर्च, इस सब के बीच में जो भारत का मध्यम वर्ग है वो वित्तीय लचीलापन यानी जो रेसिलियंस है, फाइनेंशियल रेसिलेंस, उसको कैसे बना के रख सकता है? देखिए, इसमें सबसे सबसे बड़ा क्या चीज है कि आप बताए, बड़ा ही थोड़ा सोच सकता है कि मिसकंसेप्शन है। आपको बताया कि उसका एक रहता है, लोग कहते हैं कि महंगाई। देखिए, सबसे बड़ा क्या चीज है,
जिस हिसाब से जब आप हमेशा ये सोचिए, जब आपका ग्रोथ होता है, लोगों का आमदनी बढ़ती, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे रिच हो, चाहे जो होंगे, उनमें आप ये देखेंगे उनकी डिमांड बढ़ती है। मिडिल क्लास क्या होगा, जब आप देखिए गरीबी से ऊपर गए, फिर उसके ऊपर गए, तो आप मिडिल क्लास में पहुंचे। जी। उनकी जरूरतें आप बताएं आज के मार्केट के हिसाब से एकदम डिफरेंट होती। उनको क्या चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, उनको प्राइवेट स्कूल चाहिए। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। उनको अगर कहीं जा रहे हैं तो आप ये देखोगे कि आपका उनका, कहीं अगर ट्रेन से आप जा रहे हो तो ट्रेन में उनको एसी 2 टायर चाहिए। घर अगर चाहिए तो उसमें बिजली, पानी और एसी सब कुछ चाहिए। तो उनके खर्च बढ़ते हैं, और जब वो डिमांड करते हैं, इसी नाते उनकी इंपॉर्टेंस है। तो जो ये महंगाई लोग कह रहे हैं, जो हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जी। वो मिडिल क्लास और जो एक परसीव्ड नोशन है मिडिल क्लास का, वो एकदम अंतर में है आपका, उसका डिफरेंट है। लोग जो, और जैसे जो सरकार कहते, जैसे कई बार सरकार कहती है हाँ भाई बजट पेश हो रहा है, अब तो ये रहेगा मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, अच्छा मिडिल क्लास उस समय लोग कंफ्यूज कहां कर जाते हैं कि सैलरी वाले, कि छोटे सैलरी वाले। लेकिन हमारे मिडिल क्लास में आपका जब 6 लाख से 36 लाख कहते हैं, बहुत बड़ा रेंज हो है। सकता है, हाँ, तो 6 से 10 लाख वाले को हो सकता है कि सरकार के उस बजट का बड़ा इंतजार होता है कि गैस पे कितनी छूट मिलेगी, पानी में क्या होगा, बिजली में होगा। लेकिन जो 10 से 20 लाख के बीच में होंगे, उनको ये होगा कि हमारे बच्चों की स्कूल कहाँ अच्छा बनेगा, हमारे लिए हेल्थ फैसिलिटी कहाँ होगी। जो 20 से 30 लाख होंगे, हमें बढ़िया घर कहाँ मिलेगा जिसमें सब कुछ हो, लिफ्ट भी हो, आपको वहां इंटरनेट कनेक्शन भी हो, वहां बच्चे खेलने की स्कूल भी हो, वहां स्विमिंग पूल हो। आपको देखोगे जो मिडिल क्लास की जरूरतें हैं, जैसे जैसे आप 36 लाख तक पहुंचते हैं, तो आपके 25 लाख से 36 लाख वालों में आपको बता रहे हैं कि उनको महंगाई और इन सब से कुछ नहीं लेना देना होता है। कि महंगाई क्या है वो जान रहे हैं, महंगाई काम मैनेज करना सरकार काम है, जितना अच्छा हो सकता है वो कर रही है। अब उनको महंगाई नहीं, लेकिन उनको चाहिए जीवन। लेकिन जो सही में लोअर मिडिल क्लास है, उसमें जो हरी आपके क्वेश्चन, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए चाहिए कि देखिए जो बॉटम के लगभग जान लीजिए मिडिल क्लास के जो 1/4 लोग हैं, उनके लिए एक सब्जी का दाम बढ़ रहा है, दाल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, इससे वो फर्क पड़ता है। और उसके लिए सरकार ने जैसे जो कई स्कीम दिया हुआ है, आपको बताया, जैसे सपोज करिए अभी उन्होंने कह दिया इतने इतने, जैसे अभी आप देखोगे इतने यूनिट बिजली फ्री, आपका ये वाहन योजना, या टैक्स में 12 लाख तक छूट। ये 12 लाख छूट किसको मिल रही है, यही लोअर मिडिल क्लास को। 12 लाख से ज्यादा इनकम जिनको तो टैक्स दे रहे हैं। तो 12 लाख के लिए, 12 लाख से कम वालों के लिए सरकार का रोल बहुत जरूरी पड़ जाता है। और जो आपका कहना है, इनके लिए चीजें जो है सस्ती होना, इसलिए देखिए आरबीआई ने अभी 2 बार रेपो रेट कम किया है। और जो पिछला अभी हम 2-3 तिमाही देखते हैं, उसमें जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन एक हमें कहते हैं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, एक ये मिक्स पॉपुलेशन है जिसमें जब भी कभी इन्फ्लेशन या कहीं कुछ होगा या कहीं ऐसी चीज होती, इसको मैनेज करने के लिए जो आपका क्वेश्चन था कैसे मैनेज करते हैं, ये बड़े लचीले होते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो भी आप दोगे उसी के हिसाब से सेव कर लेंगे। जैसे जब आप महंगाई बढ़ाओगे, तो जहां अगर आप 2 किलो दूध ले रहे हैं, 1.5 किलो कर लेंगे। जहां आपके रहेगा, हो सकता है कि ये जा करके सपोज करिए महीने में 1 बार बाहर खाते थे, 2 बार बाहर खाते थे, उसको 1 बार कम कर लेंगे। और इनके पास इतनी सेविंग जो बचा के रखे रहते, तो उसको थोड़ा सा भरपाई करते। लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि देर या सवेर सरकार इसमें कुछ एक्शन लेगी। जैसे अभी देखिए 2 बार रेपो रेट कम कर दिया, अब कैसे रहेगा कि इनकम टैक्स का रेंज बढ़ा करके 8 लाख से 12 लाख कर दिया। ये बहुत बड़ी राहत है, आपको बता रहे हैं। दूसरा चीज, जैसे अभी और जो चीजें आयुष्मान भारत है, ये दुनिया भर की चीजें उनको कर देते हैं जिसमें वो जाते हैं। लेकिन इसमें हमें कह रहे हैं कि इसको लगातार ये सरकार का रोल होना चाहिए, और होता भी है, कि इसको महंगाई को कम करे और उनको रोजगार का अवसर, जैसे वो कमाएं। अगर हम कहते हैं जैसे से इकोनॉमी बढ़े, उनको इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर दें और इस तरीके की चीजें दें जिससे कम से कम इनकी इनकम
काफी अच्छी रहे, और इसके साथ साथ फिर मिडिल क्लास अपने आप को मैनेज करके आगे बढ़ता रहता है। बहुत अच्छा सर। तो आज के टाइम पे ये जो ऑटोमेशन आ रहा है और एआई आ रहा है, इन दोनों के सामने रोजगार योग्य और प्रतिस्पर्धी यानी कम्पिटिटिव बने रहने के लिए मध्यम वर्ग को कौन सी करियर रणनीति अपनानी चाहिए? क्योंकि जॉब के प्रॉब्लम सभी को रहते हैं, इवन कि मैं भी फेस करता हूँ इसको, कि आप एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, उसके बाद भी जॉब की कमी रहती है। तो देखिए, एक क्या ये सुझाव बहुत है? बहुत ही या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतने लोग हैं, एक आपको हमें कहें कि अगर हम लोग या ये सबको समझना पड़ेगा, ये अमीरों के लिए ही नहीं, गरीबों के लिए नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग लोगों के लिए। इसमें सबसे बड़ा देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग, सरकार के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी समझना चाहिए। जी। आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दें, आज कोविड के बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई है। बिल्कुल। चाहे वो खाने के माने में हो, चाहे आपके रहने के माने में हो, चाहे आपके एक किस्म से कमाने के माने में हो, चाहे लाइफ को देखने के माने में हो, सब में चेंज हो गई। अब आज के युवा को जैसे नौकरी की बात करें, सबको देखिए प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई देता है। देखिए, सरकार या सरकारी नौकरी, अभी देखिए उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो सरकार कुछ कर नहीं सकती। रीजन क्या है कि अगर वो करेगी तो हम ही आपसे पैसा लेके पहले उसको क्रिएट तो करें। हम्म। तो सरकार क्या करती है, सरकार के अगर भरोसे रहेगा तो एक बैलेंस करके चलती, कितना पैसा क्या कर सकती है। अच्छा, अगर आपको ये भी मान के चलिए, अगर सरकार के पास नौकरी देने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है तो क्यों रोक के रखे, भैया लोग करिए, आप काम करिए, उसको क्यों नहीं, क्या फर्क। लेकिन जितनी नौकरी जिस तरह की चाहिए, दो दो इसमें इशू है। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हरी मैं आपको बताऊं, जी। जिनके पास नॉलेज और स्किल है, हम्म। अगर आप हमारी बात कहें क्या, अगर माने, आप बताएं, उनके लिए नौकरी या नौकरी पेशा या कमाई की जरिए की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मानना है कि अगर जो जिनके पास स्किल है, जो हम्म। पढ़े लिखे हैं, या जिनमें एक कैपेबिलिटी है, चाहे जिस कैटेगरी को, चाहे गांव में, चाहे जहां भी, उनको देखिए, कोई एक आदमी, एक एक आदमी आप देखोगे कि आज के युवा हम्म। सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहते। जो बड़े लर्नेड हैं वो कहते हैं प्राइवेट करेंगे, नहीं होगा, हम अपना इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। आजकल के वही हम कहते हैं चेंज हो गया। तो जिसमें हुनर है, हम्म। तो एक तो उनका निकाल दीजिए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका रहेगा। दूसरा, जो लोग हम कहते हैं मीडियोकर है, उनके लिए दोनों तरफ है, नौकरी भी चाहिए, इसलिए उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है इतना कहीं। तो हम कह रहे हैं इसको आजकल की जनरेशन को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। हमें अपने आप को इवेल्युएट करो कि हम अपने जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। एआई आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, या हम कहते हैं प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, या हम दुकान खोले, या कोई हम अपना कुछ करें। हम कह रहे हैं कि एक अपने हुनर के हिसाब से, और ये पेरेंट की भी जिम्मेदारी है, बच्चों में शुरू में ही जब 10th और 12th पढ़ाई करके ग्रेजुएट में जा रहे हैं, उनको हुनर के हिसाब से ले जाइए, न बिल्कुल। कि उनको नौकरी के हिसाब से ले जाइए। अगर आप नौकरी केवल करो, नहीं पढ़ करके आगे नौकरी करना है, हम उन अभिभावकों को भी एक ये हो सकता है कि हम कहना चाहेंगे, आपकी सोच हो सकता अच्छी है, लेकिन हमेशा ये जरूर देखिए कि बच्चा क्या कर सकता है, किस तरह की चीजें कर सकता है, उसके हिसाब से उसकी हम्म। ट्रेनिंग। अब एआई आ गया है, हर एक बच्चों के पास नॉलेज कितने रिसोर्सेज है। हमें आशा कि पढ़ते ही न जाकर के, बल्कि शुरू से प्लान करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी जाना है या प्राइवेट नौकरी जाना है। आज कमाने के ढंग, इसलिए कि हमारी अब ग्लोबल मार्केट हो गई है। हम्म। लोग घर में बैठ करके, इस समय गांव में बैठ करके यूएसए की कंपनी से पैसा कमा रहे हैं। आप कभी कहीं देखोगे, आप जैसे कितने लोग अपना देखेंगे कि यूट्यूब चैनल या कहीं कोई इतने इतने वो चले हुए हैं जिनमें क्वालिटी है। आप बताएं, उनको कमाने का इस समय जरिया बहुत है। तो हम ये केवल कहना चाहेंगे कि एआई के जमाने में हमेशा जितनी जिम्मेदारी अगर हम कहें सरकार की है या कहीं प्राइवेट का, देखिए हर एक आदमी के पास उतना ही। हम्म। इवन हम अगर आज हम घर की बात करें, जैसे हम अपने फादर या पेरेंट की बात करें, वो भी देखिए हमें उतना ही पढ़ा पाते हैं जितना उनके पास
देने की क्षमता है। और कुछ लोग जैसे अब क्या किए, लेकिन हम लोग क्या किए, हो सकता है लकी थे, फेलोशिप पा गए, कहीं कुछ पा गए, निकलते चले गए। लेकिन आपको ये बताएं, हमारे ही गांव में हमसे कम से कम 6 हमारे छोटे या हमारे साथ के जो साथी थे हमसे अच्छे थे, लेकिन वो गांव से नहीं निकल पाए इसलिए कि उनके पेरेंट लोग का सपोर्ट नहीं था। तो हम लेकिन वो भी कुछ कर पाए। लेकिन आपको बता रहे हैं उसमें से 6 अगर कहीं नहीं पढ़ के नौकरी किए, लेकिन आज वो बिजनेस कर रहे हैं तो हमसे बहुत अच्छे हैं, आपको भी बता रहे हैं। तो एक चीज ये कह रहा है, हमें कह रहे हैं कि इस जमाने में अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ नहीं है। लाइफ को आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म देखिए। आंख खोल करके आसपास देखिए। किसी को आंख बंद करके उसका पीछा मत करिए कि हमें ये बनना है, बल्कि ये देखिए कि इस समाज में रहते हुए हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं और किसके साथ रह करके अपने घर के साथ साथ अपने सोसाइटी के साथ और अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, जिससे जो हम आज प्रॉब्लम या जो अच्छाई कर रहे हैं, कम से कम उसके आगे आने वाली जनरेशन को हम कम से कम एक नया रास्ता और नए ढंग से चल सके। ये देख कर चलना चाहिए। अगर इस मूड से कोई चलेगा, हरी, मैं नहीं सोचता हूं कि इस देश में कोई ऐसी चीज है जो चीज आप करना चाहते हो उसके लिए हो सकता है। स्ट्रगल करना पड़ेगा हर एक चीज में, कौन नहीं करता है। सब लेकिन स्ट्रगल करके अपने आप सेटिस्फाई करने के लिए बहुत जरिया है। तो आज के समय में एक बहुत बड़ी जो समस्या रहती है लोगों के सामने, वो है आवास की समस्या। तो इसके बारे में एक प्रश्न है आपसे कि अपने वित्तीय स्वास्थ्य यानी अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बिना जोखिम में डाले जो अपने आवास की आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग कौन सा स्मार्ट विकल्प चुन सकता है? देखिए, आवास के लिए, देखिए आवास का जैसे एक रहता है सबको घर चाहिए। देखिए अभी कई कई जगहों पे देखिए इस समय सबसे बढ़िया है कि जिस जिस भी घर में जब कमाई के साधन आ जाएं तो लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। घर एक ऐसा आपको होता है, घर केवल इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, पूरे परिवार और इवन समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए देखिए अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कोई चीज अगर हम कहेंगे कि अगर ये चीज कैसे, देखिए स्कीम बहुत सारी है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन वो स्कीम आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उस स्कीम से बेनिफिट लेने लायक होगे तब। जैसे एग्जांपल दें कि अगर आप सपोज करिए बहुत सारी स्कीम सरकार की तरफ से अगर उसमें बेनिफिट मिलता तो आप लीजिए। उसके लिए बहुत सारे आप नॉलेज लीजिए, आप बैठ के मत बैठे रहिए सरकार आपके दरवाजे जाएगी और आपको घर कहेगी लीजिए। आपको आप जाइए, खुद खोजिए, खुद जैसे कहते हैं आगे निकलिए, और अगर उसमें आप एलिजिबल हो तो आप सही ढंग से आप अप्रोच करो। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन मिलेगा आपको। ये आपको कोई चीज मुश्किल नहीं, लेकिन पेशेंस का। दूसरा, इसमें जब आप कमाते हैं तो आप अपने जरूरत के हिसाब से अपना खर्च करिए और सेविंग करिए। सेविंग करना बहुत जरूरी है। तो आप जैसे आपके सेविंग की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सेविंग करके क्या करते हो। लोग खर्चे आप ये देते हैं, लोग जो हाँ है तो उसके लिए खर्चे को प्रायोरिटी देते हैं। खर्चा हाँ, करके पैसा बचा तो सेव करेंगे। अब आप ये सोचो कि हमारे पास आया, जैसे जिस दिन हमें तनख्वाह मिली उस दिन हमने एप्पल का फोन खरीद लिया, उस दिन हम बाइक पर चढ़ना शुरू कर दिए। हम इधर अपनी लग्जरी लाइफ भी जीना चाहते हैं, उधर घर भी बनाना चाहते हैं। अगर हम आप अपनी लाइफ देखें, आप देखिए किसी का सब इसी लाइफ में आए, तो हम कहते हैं यहाँ पे हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारी जो जरूरतें हैं, हमारे पास इतनी इनकम है, तो हमें यह भी पता है कि आज मार्केट रेट में ऐसे घर बनेगा। और इस तरीके की चीज देखिए, अड़ोस पड़ोस में अगल बगल रिश्तेदार दोस्त सब लोग घर खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। तो उनसे कम से कम ये जानना जरूरी है कि हमें लाइफ में कब घर चाहिए, उसको एक प्रायोरिटी आप बनाइए पहले। हमें आज कमाते कमाते हमें इस तरह के घर आज के 5 साल बाद हम बुक करेंगे और इसको बनाएंगे, और उसके लिए देखो। अब आप ये कहिए कि 5 साल बाद सोचेंगे, तो सोचिए, लेकिन जिसको बनाना है वो बना भी रहा है। सरकार की तरफ से अगर हम कह रहे हैं घर नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे हाउसिंग, इस समय देखिए हाउसिंग लोन इतने ज्यादा आपको हर एक मिल रहा है। और जो चीजें हो रही है उसको कायदे से समझिए, कौन सा घर, किस तरह का घर। देखिए ये इन्वेस्टमेंट है,
अब आप अगर कोई चीज अगर खर्च करते हैं तो ये आपका कभी भी जरूरत पड़े तो घर एक सिक्योरिटी भी है, आप ये भी देख के चलिए। घर एक सिक्योरिटी, कभी आपको बुरा अगर वक्त आता है तो उसमें आप बेच करके पैसे भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मिट्टी है। तो अगर घर लेना है तो आपको प्रायोरिटी लीजिए। दूसरा, आप ये देखिए आपके जरूरत के हिसाब से कितना बड़ा घर, और आपको कोई जरूरी है कि घर बनाना है तो सबको क्या रहेगा, दिल्ली में ही घर चाहिए, मुंबई में चाहिए। आप चले जाओ किसी ऐसे लोकेलिटी में, आपको एक चीज बताए, अगर आज मैं उदयपुर में हूं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो आज जिस घर में मैं उदयपुर में रहता हूं, अगर उसका कास्ट अगर हम कहते हैं 3 करोड़ रुपए है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज, उसका दिल्ली में कम से कम 20 करोड़ रुपए है। अब अगर हमें दिल्ली में खरीदना था, हमारे पास 20 करोड़ होना चाहिए। उदयपुर में अगर रहना है तो 3 करोड़ में हो जाएगा। अब अगर आप उदयपुर से थोड़ा सा और हटो, हो सकता है 1.5 करोड़ में हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना है सबको, और हम नहीं कह रहे हैं, हम एक सजेशन दे रहे हैं कि आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से भगवान करे कि आप 10 करोड़ दिल्ली में खरीदो, लेकिन दिल्ली में अगर खरीदना है 20 करोड़ रुपया चाहिए। फिर अगर 20 करोड़ नहीं चाहिए तो आपको 1 करोड़ रुपया तो 1 करोड़ वाला घर देखिए। आपको जहां जो चाहिए, तो हम करें घर को एक, जैसे कहते हैं, एक आदमी लाइफ में अपनी जॉब, शादी और घर, ये तीनों कायदे से आदमी को प्लान करना चाहिए, जो कर सकता है, जिसके साथ रह सकता है और जैसा खरीद सकता है। इसकी बगैर प्लानिंग किए हुए अगर कोई कहेगा कि हमारा ऐसे ऑटोमेटिक बन जाएगा तो कहीं, और दूसरा हम करें शार्ट में, जैसे लेमैन्स लैंग्वेज में कहे हरी, घर खरीदना मुश्किल नहीं है, बशर्ते हो जाता है आपकी अपनी जिम्मेदारी देखो, घर में जिम्मेदारी देखो, माँ बाप का देखो, घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन, उनको देखो। आप ये देखो वो जो जिम्मेदारी, उसको प्रायोरिटी लेके चलो। और घर में एक पैसा लगेगा, और उसको जब आप ये लोन लेते हो तो आपको हर महीने कुछ न कुछ उनको लौटा के देना है। उसको देख लो कब आप पे कर सकते हो, उसके हिसाब से प्लान करिए। जहां तक मुझे लगता है, अगर हम इंडिया की डाइवर्सिटी देखें, रूरल अर्बन देखें, तो इंडिया में घर अगर ग्लोबल मार्केट से देखें तो काफी सस्ता घर है। ये भी आपको बताएं, काफी सस्ता है, बशर्ते रहता है कि हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। तो बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ, ये जो बढ़ती लागतों के बावजूद मध्यम वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक निरंतर पहुंच कैसे सुनिश्चित कर सकता है? जो हमारा हेल्थ केयर है और हमारा जो एजुकेशन है, वो हमको क्वालिटेटिव मिले, क्वालिटी हो उसमें, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। मिडिल क्लास जब ऊपर से आता, देखिए जैसे कहते हैं पहले वो गरीब होते हैं, गरीब बात दूसरी लाइन में अगर चल के कोई हो सकता है सीधे मिडिल क्लास में, उनका क्या है, एस्पिरेशन काफी होते हैं और काफी चीजें उनकी अनफुलफिल्ड होती जो एक साथ भरना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारा चीज सुने, जो हम, और ये हम जो आज से आज बता रहे हैं, हमारा अपना नहीं सोच है, हम जो डेटा से रिसर्च करके देखते हैं, लगभग 3 लाख घरों का सर्वे करते हैं ऑल इंडिया से लेकर के, हम उन जो लिखे हैं उसको हम बता रहे हैं। ये नहीं कि राजेश शुक्ला की अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बता रहे हैं, उसके हिसाब से हमें कहना चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास को आगे बढ़ते रहने के साथ साथ जो आगे आने वाली जनरेशन, उसका 2 चीज जो आपने कहा, एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा चीज है जो हर एक आदमी, पहले हेल्थ की बात करें, इमरजेंसी में जो हेल्थ होता है, जैसे आपके घर में या जैसे मिडिल क्लास में जो पेरेंट जिनके साथ हैं, बुजुर्ग जिनके साथ, जिनकी एज 60 साल के ऊपर हो गई है, उनको किसी को कब क्या हो सकता है, कभी बड़ी खर्च हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा एक रिक्वेस्ट रहेगा, सरकार चाहे जितनी फैसिलिटी दे रही है, आयुष्मान भारत हो या स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ हेल्थ अगर मैनेज करना है तो जो कई बार विनोबा भावे ने कहा हुआ है कि वो इंसान लाइफ में उतना अचीव नहीं कर सकता है जितना उसे अचीव करना चाहिए, अगर वो आदमी अपना टाइम और हेल्थ कायदे से मैनेज नहीं कर सकता। तो टाइम और हेल्थ मैनेज करना ये इंडिविजुअल काम है। तो जो आपको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे सरकारी नौकरी वाले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल रहा है,
स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी हेल्थ, फैमिली की हेल्थ देखते हुए, हर एक घर में आप देखेंगे बच्चे से लेकर बूढ़े तक डिफरेंट हेल्थ है, कितनी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम कहेंगे बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने जरूरतमंद है उनको एक हेल्थ कवरेज लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं, जैसे जो लोग सोचते हैं मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये जो परसेप्शन है कि आपको कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी गलतफहमी पहले दिमाग से निकालिए कि किसी को कभी कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब कभी किसी कुछ भी हो सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, तो आपके पास इतना हेल्थ कवरेज हो कि जिससे कम से कम आपका जो सेविंग पड़ा है वो इफेक्ट ना हो। नहीं तो किसी को अगर बाईपास लग गया तो 10 लाख रुपए लग गए, 10 लाख कहां से लाओगे, कर्ज लोगे या रहेगा, तो आपका पूरा घर का पूरा स्ट्रक्चर खराब होता है। तो 10 लाख के इंश्योरेंस लेने के लिए, अगर खर्च मिलने के लिए, तो आप देखिए कि घर में हेल्थ लोन कैसा, उसके हिसाब से मैं ये कहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ से रिलेटेड ये एश्योर करके जरूर चलिए। कभी मत सोचिए कि आपको 50,000 रुपया अगर किस्त जा रही है तो ये वेस्टेज नहीं। अच्छा है कि अगर 50,000 रुपया दे करके आपको कोई खर्च नहीं आ रहा तो आप बड़े खुशनसीब हो, लेकिन 50,000 दे करके अगर आप 10 लाख का अपनी सेविंग बचा सकते हो तो ज्यादा जरूरी है उसको एक सही ढंग से लेकर के एक सही स्कीम लीजिए जिससे आप करके, तो ये तो एक हेल्थ का है। और कोई चीज, छोटी चीजें होती है हेल्थ में। हेल्थ अच्छा होने के लिए सबसे ज्यादा है आपका दिनचर्या, आपका सफाई से रहना, आपको एक रहे सही ढंग से खाना, ये आपको रहेगा, आपके घर का कल्चर होना चाहिए जिससे कम से कम आपको समय से उठना, समय से जाना, समय से आपको दिनचर्या करना, हेल्दी माने हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो आपका जिस हिसाब से रहे, तो उसके हिसाब से आपको घर में एक हेल्दी कल्चर बना करके चलिए। और उसको ये मत मान के चलिए कि आपको कुछ, वही मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होता, इसका एक ही रहेगा। तीसरा चीज, अगर छोटी चीज आती है कभी हेल्थ का, आप देखिए कभी क्या हो जाता है, अगर अभी किसी से पूछे हरी कि आपने लाइफ में कभी ब्लड टेस्ट कराया, 70 साल का सीधे ब्लड टेस्ट करा के बाईपास सर्जरी में घुस गए, उससे पहले कभी कराया ही नहीं। भाई हम ये कहते हैं कि एक ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, जितना हमने देखा हुआ अपने सर्वे में पाया है कि आप ये मान लीजिए 40 साल के बाद हर एक इंसान को अपना रूटीन कम से कम साल 2 साल में पूरा बॉडी चेकअप करा करके स्टेप लेना चाहिए। उसको जो छोटी छोटी कमियां हैं, किसी को शुगर हुआ पड़ा है, किसी को सपोज करिए ब्लड प्रेशर है, किसी को हम कहते हैं कि अगर हम और कोई ऐसी चीजें हैं, किसी को हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम है, कहीं किसी, उसको अगर जल्दी शुरू कर लोगे तो हो सकता है कम खर्चे में लॉन्ग टर्म में आप सुखी रहोगे। ये मत इंतजार करिए कि जब तक ये सब चीजें, यही हमने आपसे कहा शुरू से प्लान करके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, साल में एक बार नहीं चाहिए, साल में एक बार करिए, उसके हिसाब से अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लेकर के तब करिए। अपने आप अपने घर में डॉक्टर मत बनिए, इसका एक स्पेशलाइज है। आपको एक रहता है जो एक हमारी आदतें हैं कि उन्होंने ये खाया तो उनका ये हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपको लगातार काफी दिनों से हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, उसको सही आदमी से आप, जैसे कहते हैं ना, कपड़ा सिलने के लिए दर्जी आपके घर में है, वो दर्जी, सोनार की दुकान आपको पता है किसके घर से सोना, जब घर में शादी होगी सोना यहां से खरीदेंगे, घर में शादी होगा बैंड उनका आएगा, तो आप भैया एक डॉक्टर भी रखो ना अपने लिए, एक परिचित डॉक्टर भी रखो। हाँ, दूसरा एक पॉइंट ये भी बताना चाहिए कि आजकल ये नैरेटिव है कि एलोपैथ में जो इलाज नहीं हुआ वो कहीं भी इलाज नहीं होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। एक आपको ये बताए, देखिए एक रहता है कि हर एक जगह हर एक चीजें हैं, हम कहते हैं 2-3 चीजें, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको सुखी रहना है 3-4 चीजों में एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर कोई लीगल केस है तो एक अच्छा वकील आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कोई बीमारी है या आपके परिवार में किसी, तो एक अच्छा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है सोसाइटी में, तो आपको साथ एक जानकार, एक कोई पुलिस का जानकार आदमी होना चाहिए जो अच्छा गाइड कर सके।
और अगर आप नौकरी पेशा में हो तो एक कोई चार्टेड अकाउंटेंट परिचय होना चाहिए जो आपको सही एडवाइस दे। ये सब बगैर, ये सब स्पेशलाइज जॉब हैं। ऐसे आप एजुकेशन में जाना है तो कोई आपके पर बच्चों को गाइड करने के लिए अगर आपके घर में अच्छा है तो है, नहीं तो कोई एक अच्छा एजुकेशन बता सके उससे एडवाइस लीजिए। तो सर हमारे पास कुल 4 मिनट का समय बचा है, एक प्रश्न है तो हाँ, भी हम लोग ले लेते हैं। मैं आपका एक रहेगा, इसी के साथ साथ मैं आपका एजुकेशन वाला भी बता देते। एजुकेशन में जो 4 मिनट का आपका है, तो एजुकेशन में भी ऐसे ही है। मिडिल क्लास को जो एजुकेशन के एस्पिरेशन है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को आप हमेशा टारगेट आईआईटी आईएम में करिए। बच्चे का हुनर देख करके, बच्चे में जो अच्छी चीज हो, आज देखिए स्पोर्ट है, आज देखिए म्यूजिक है, आज आप ये देखिए कि इतनी सारी सोशल सर्विसेज है, आपके इतने, आपके आईटी रिलेटेड इतने आ गए हैं, इतनी सोशल और इतने सोशल नेटवर्क चले हुए हैं। आपको ये देखिए कि आपके बच्चे जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को मिडिल क्लास खोज पाता। और उस मिडिल क्लास, इसी नाते हम कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों को फ्यूचर देखते हुए सही एजुकेशन लाइन में डाल करके उसका सही इन्वेस्टमेंट करके अच्छी एजुकेशन देना चाहिए। इसलिए कि आगे चल करके मिडिल क्लास को जो कुछ चीजें होगी यही बचाते हैं जो अगला जनरेशन। मेरा अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है कि व्यक्तिगत आर्थिक चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए मध्यम वर्ग विकसित भारत और राष्ट्रीय प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। तो एक एक ये रहेगा कि आपको एक सबसे बड़ा चीज अगर आपको कहे, देखिए मध्यवर्गीय कैसे रहेगा, अगर आपको सबसे बड़ा चीज क्या है, मध्यवर्गीय एक ऐसा है जो कि जिसका आज शेयर 35% है आपका, उसकी टोटल कमाने की क्षमता लगभग 50% है, खर्च करने की क्षमता, माने पूरा इकोनॉमी को संभाले हुए है। इसमें आप ये मान के चलिए मध्य वर्ग ऐसा है जो रिच और पुअर, गरीब और अमीर के बीच की खाई है, जो कि ये भरते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि यही एक ऐसा सेक्शन है जो कि सोसाइटी में एक बड़ा ही सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर कनेक्ट करता है। रिच को और गरीब को दोनों के बीच की कड़ी है और ये पॉलिटिकली बड़े ही एक्टिव होते हैं। इनको किसी के प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती किसको वोट देना, इनको खुद पता है कि कौन अच्छा है। इनका एक किस्म से सोसाइटी को समझना, देश को समझना, देश जहां जा रहा है उसको कायदे से फॉलो करना इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि भारत का अगर 2047 का अगर ये रहेगा सपना है विकसित भारत का, तो उसमें मध्यवर्गीय मिडिल क्लास का बहुत ही अहम रोल है। और इन्हीं के कंधों पे आपको बता रहे हैं पूरा जोर रहेगा कि जो इस भारत को एक आज की इस कंडीशन से ले जा करके हमें इस मोड़ पे ले जाएंगे जिसमें हम गर्व करेंगे 2047 में भारत विकसित भारत बना। तो डॉक्टर शुक्ला, आपके विचारों और इंसाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मिडिल क्लास की उस सच्चाई से हमें रूबरू कराया है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक आई ओपनर था। अगर आपको यह बातचीत वैल्यूएबल लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो